लास्ट क्लास तक हमने जो भी पढ़ा वो हमारा अब लास्ट 2 क्लासेस से जो भी हम देख रहे हैं वो हमें प्रैक्टिस करते जानी। थ्योरी तो ऐसा पार्ट है कि बाद में हम पढ़ के उसको समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस वाले पार्ट या न्यूमेरिकल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो हमें धीरे धीरे साथ में तैयारी करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रामदेव बाबा का डायलॉग है, योगा है करने से होगा। तो वैसे ये भी आरसीसी है, ये भी मैथमेटिक्स का पार्ट है, एक कैलकुलेटिव पार्ट है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, उतना ज्यादा ध्यान रहेगा। तो लास्ट क्लास में अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली 2 क्लासों से, तो हमने पढ़ लिया कि मैक्सिमम टेंशन फोर्स TU इक्वल टू 0.87 F/AST, मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B into XU, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। फिर हमने पढ़ लिया कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU अपॉन D इक्वल टू 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FCK B into D। अगर याद नहीं रहे तो IAS कोड के पेज नंबर 60 पे G1.1 के A वाले को पढ़ लेना, दिख जाएगा। या नहीं भी है तो हमने सेक्शन को माना था बैलेंस सेक्शन, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स किया था, और 0.36 FCK B into XU को बराबर रख दिया था 0.87 F/AST के, और वहां से XU की वैल्यू निकाल ली थी। फिर बाद में दोनों को D से डिवाइड कर दिया था, तो XU अपॉन D मेरा फॉर्मूला आया था 0.87 F/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B into XU into D। तो XU वहां चला गया तो XU वहां चला जाएगा, तो केवल D आएगा B into D, है ना, XU नहीं। तो XU अपॉन D इक्वल टू 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FCK B into D। नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, IAS कोड के पेज नंबर 96 पे G1.1 का A पॉइंट देखेंगे तो वहां फॉर्मूला आपको साक्षात दिख जाएगा। इसलिए IAS कोड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, हमने उसके बाद ड्राइव किया डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, और वो हमने बोला XU मैक्स से डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को शो करते हैं, और XU मैक्स अपॉन D की अलग अलग स्टील के ग्रेड के हिसाब से अलग अलग वैल्यू निकाली। हमने निकाली कि अगर मेरा माइल्ड स्टील होगा मतलब Fe 250 होगा, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है Fy 250 न्यूटन पर mm² के लिए XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू ड्राइव करी थी 0.53। सिमिलरली अगर आपका HYSD स्टील Fe 415 हो या इसी का नाम टॉर 40 हो तो उसके लिए XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू ड्राइव करी थी 0.48। और सिमिलरली अगर आपका HYSD Fe 500 हो, है ना, या इसी को टॉर 50 बोलते हैं, तो इसके लिए वैल्यू 0.46 ही हमने ड्राइव करी थी। अगर ड्राइव करने के बाद भी याद नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में तो हमें अल्टीमेटली अगर डेरिवेशन आ गया तो वो करना है, लेकिन नहीं आया और वैल्यू अकेले से मतलब है तो IAS कोड के पेज नंबर 70 IAS 456-2000 में जाके देखेंगे, वहां XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू लिखी होगी फिगर 23 के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे नोट डाल के। तो वो तो हमने ड्राइव कर ही दिया है, पेपर में जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट IAS कोड का प्रोविजन यूज कर लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा उससे आगे। तो हमने क्या क्या कर लिया, तो हमने और क्या कर लिया था, हमने मूवमेंट निकाला था किसकी हेल्प से, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B into XU और लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। सिमिलरली हमने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था ड्यू टू टोटल टेंसाइल फोर्स, और टोटल टेंसाइल फोर्स TU इक्वल टू 0.87 F/AST ये था इनटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। इस 0.42 XU की वैल्यू भी हमने ड्राइव करी है। अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, उस केस पे IAS कोड के पेज नंबर 69 पे जाएंगे, अजम्पशन फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स लिखा होगा, उसके आगे फ्लेक्सर लिखा होगा, 38.1 अजम्पशन लिखा होगा। उस अजम्पशन में अजम्पशन नंबर C पे जाएंगे, C पे जो नोट लिखा होगा उस नोट पे जाएंगे, और उस नोट को जब देखेंगे तो उस नोट पे आपका पहला लिखा होगा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK XU, और दूसरा लिखा होगा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन is equal to 0.42 XU, where XU equal to depth of neutral axis। तो ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स,
टोटल मूवमेंट निकाल लिया था। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मैंने बोला क्या क्या निकाल लिया था प्रीवियसली, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैंने निकाल ली थी। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूं, हर क्लास में बार बार याद दिलाता हूं ताकि प्रैक्टिस कर करके या लिख लिख के चीजें देख देख के याद हो जाए, है ना। तो हमने क्या क्या ड्राइव कर लिया साहब, हमने ड्राइव कर लिया टोटल टेंसाइल फोर्स TU। बाद में ये सब एक साथ आएगा इसलिए कह रहा हूं, टोटल टेंसाइल फोर्स हमने सर ड्राइव किया जिसका नाम था TU 0.87 F/AST। सर दूसरा हमने ड्राइव किया था टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B इंटू XU। तीसरा सर हमने कैलकुलेट किया था क्या, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन मेंबर या कंप्रेशन जोन, और वो मैंने ड्राइव किया 0.42 इंटू XU। ठीक है, और मैंने क्या ड्राइव किया, मैंने ड्राइव किया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्राइव हुआ MU और उसकी वैल्यू हो गई TU इंटू लीवर आर्म। तो इसका मतलब सर मैंने लीवर आर्म भी ड्राइव किया, तो इससे पहले मैं लीवर आर्म लिख देता हूं। तो ये मैं आपको केवल सिखाने के लिए कि जब आप पढ़ाई करना चालू करेंगे तो इस फेज से, तो लीवर आर्म, और लीवर आर्म की वैल्यू थी, कई जगह Z से शो करते, कई जगह ZD से शो करते। इसकी वैल्यू थी D माइनस 0.42 XU, डायग्राम के साथ समझाया था प्रीवियस क्लास, एक बार देख लेना लकी तो। ठीक है, फिर मैंने बोला मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब आपका हो गया MU, है ना, अल्टीमेट होता है वैसे तो। अब इस MU में भी आपने सर दो बोला था, एक टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म किया था। इसका मतलब सर आपने बोला था कि TU इंटू Z। इसका मतलब सर TU तो मुझे याद है 0.87 F/AST, D माइनस 0.42 इंटू XU सर। ठीक है सर, अच्छी बात है। और सर मुझे याद है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स क्या हो जाएगा, MU इक्वल टू CU इंटू लीवर आर्म, तो CU इंटू Z। तो MU इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU, ये तो सर फोर्स था, और लीवर आर्म हो गया D माइनस 0.42 इंटू XU सर। इसका मतलब सर मैंने ये भी पढ़ लिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने और क्या पढ़ा सर, तो मैंने सर और पढ़ा यहाँ इतने दिन में पढ़ते पढ़ते कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर मुझे निकालना है, तो वो हो जाएगा XU अपॉन D इक्वल टू 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FCK B इंटू D। और सर अगर याद नहीं रहे तो कहाँ, वैसे तो याद रहना चाहिए, पेज नंबर 96 क्लॉज नंबर G 1.1 का A पार्ट। कहाँ, मेरे घर से नहीं सर, IAS कोड 456/2000। ठीक है सर, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गई। फिर सर डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, तो डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की भी हमने बात कर ली सर। तो डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया सर, तो मैंने बोला सर XU max अपॉन D है सर, और XU max अपॉन D मैंने ड्राइव किया था। ड्राइव करने के बाद मुझे पता चला था कि यही वैल्यू आपकी 0.53 होगा जब आपका ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250 और माइल्ड स्टील या Fy 250 न्यूटन पर mm² होगा। दूसरा, यही XU max अपॉन D की वैल्यू 0.48 हो जाएगी, जबकि ये
FE 415 और HYSD बार 415 है ना, और यही हो जाए टॉर 40। ये HYSD 415 नहीं है ना, HYSD बार ही है टॉर 40। इसका मतलब FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और सर तो ये XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू सर एक और हो गई 0.46। कब सर FE 500 और HYSD और टॉर 50 और FY 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर आप क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, ये तो हमें मालूम है, कहाँ लिखा होता है बेटा? तो सर पेज नंबर 70 पे आप जाइएगा, फिगर के नीचे IAS कोड 456/2000 में, तो नीचे दिख जाएगा सर। तो सर ऐसा कुछ आपने बहुत कुछ तो नहीं पढ़ाया, आपने तो इतनी सी चीजें पढ़ाई हैं। हाँ, इतनी सी ही चीजें पढ़ी हैं इतने दिनों में, लेकिन यही सब आगे जाके काम आएगी। तो इसको एक बार कहीं इंपॉर्टेंट करके नोट डाल के छोड़ दीजिए, फिर आगे चालू करते आज की नई चीज। तो सर कभी ऐसा हो सकता है क्या, अगर हम बात करें कि जो मेरा XU है वो XU मैक्स के बराबर हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है, अजम्पशन के केस में तो सब कुछ हो सकता है। तो सर ऐसे सेक्शन के हिसाब से तो मतलब सेक्शन मेरा बैलेंस कहलाएगा, ऐसे सेक्शन के हिसाब से तो सेक्शन मेरा बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि जितना कंप्रेशन फोर्स लग रहा उतना ही क्या रहेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। तो सर क्या ऐसा केस हो सकता है? हाँ, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर कोई बैलेंस सेक्शन है तो हो सकता है। इसका मतलब सर जो MU है वो क्या MU की जगह MU लिम करना पड़ेगा, क्योंकि जब XU मेरा XU मैक्स के बराबर है तो मेरा MU भी MU लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या कंप्रेसिव फोर्स वाला फॉर्मूला मैं मूवमेंट का देखूं? हाँ देखो। तो मैंने बोला सर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ बेटा MU इक्वल टू, सर आपने बोला टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, अब शॉर्ट में लिखूंगा, इससे पहले तक चल रहा था। ठीक है बेटा। सर MU इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FC के B इंटू XU था सर। हाँ बेटा। और लीवर आर्म सर D माइनस 0.42 XU था, ये भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। पर सर आप तो बोल रहे हो कि XU मेरा XU मैक्स के बराबर है। हाँ, और सर तो MU भी मेरा MU लिम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसको क्या पुट कर दूं सर इक्वेशन है में? कर सकते हो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर A। सर पर हम कर क्यों रहे हैं ऐसा? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अभी हम आगे लिखाएंगे। ठीक है, तो ठीक है सर, करके देखते हैं। तो सर क्या मैं इसको MU लिम लिख दूं? हाँ लिख दो बेटा। सर 0.36 तो अपनी जगह ठीक था, ओके। FC के अपनी जगह ठीक था, वेरी ओके। सर B विड्थ ऑफ B में वो भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन सर आप कह रहे हैं XU किसके बराबर है? XU मैक्स के। तो XU मैक्स कर दूं क्या सर? बिल्कुल कर दो, कोई मना ही नहीं है। ठीक है सर। सर D भी ठीक है और ये 0.42 भी ठीक है। तो सर क्या ये XU की जगह XU मैक्स कर दूं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो सर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखता हूं। मैंने बोला सर MU लिम को क्या मैं 0.36 इंटू FC के इंटू B इंटू XU मैक्स कर दूं? कोई बात नहीं। सर यहां से D कॉमन निकालने की मेरी इच्छा हो रही है, क्या मैं निकाल लूं? बिल्कुल निकाल लो बेटा। तो सर ये 1 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स अपॉन D बचेगा क्या सर? बिल्कुल, जब D कॉमन निकालूंगा तो ये 1 और यहां नहीं है तो D से डिवाइड हो जाएगा। अच्छी बात है सर। सर MU लिम इक्वल टू 0.36 FC के, ठीक है सर। सर B भी ठीक है, बिल्कुल। सर ये वाला D भी ठीक है, बिल्कुल। सर इस XU मैक्स को मैंने ऐसे ही लिखा, बहुत अच्छी बात है बेटा। सर ये 1 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स अपॉन D है सर, बिल्कुल है। तो सर अभी मैंने इससे पहले भी XU अपॉन D पढ़ा और यहां भी XU मैक्स अपॉन D है,
तो सर ये एक्सयू अकेला, एक्सयू मैक्स अकेला अच्छा नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। तो सर मैं क्या इसको डी से डिवाइड कर दूं और डी से इंटू कर दूं? कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। ये वाला डी बेटा यहां खिसक गया है ना, ये डी यहां खिसक गया, वो डी अलग है। तो सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सर मैं एक काम करता हूं ना, क्या सर ये एफ सी के को यहीं रहने दूं, सर एक्सयू मैक्स को यहीं रहने दूं? हाँ रहने दो। तो सर मैं एमयू लिम इस 0.3 को यहीं रहने दिया, ठीक है सर। इस एफ सी के को यहीं रहने दिया, बिल्कुल सर। सर मैं ये एक्सयू मैक्स अपॉन डी को यहीं रहने दूं क्या? लिख ले बेटा, कौन मना करता है, ले लिख ले। सर इस 1 माइनस 0.42 इंटू एक्सयू मैक्स को भी ऐसे ही रहने दूं क्या? बिल्कुल रखो, कौन मना कर रहा है। सर अब क्या बचा? एक बी बचा सर, लिख दिया। सर एक डी ये वाला, ठीक है, और सर एक और डी था तो डी स्क्वायर हो गया। क्या बात है, अच्छी बात है। तो क्या सर मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा ना, एम यू लिम इक्वल टू 0.36 एफ सी के, ठीक है, एक्स यू मैक्स अपॉन डी। बहुत अच्छी बात है, अच्छी तो सभी बात है सर। हाँ सर 1 माइनस 0.42 आओ एक्स यू मैक्स अपॉन डी बी सर, बहुत अच्छी बात है बेटा। सर बी इंटू डी स्क्वायर, बहुत ही अच्छी बात है। क्या किया उसमें? वही तो लिखा है, हाँ वही लिखा है। सर अब ध्यान से मैं देखने की कोशिश करूं तो इतना डाटा को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, पहली चीज तो सर 0.36 कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ बेटा है। सर एफसी के तो क्वेश्चन में दिया रहता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसके बिना तो डिजाइन ही नहीं हो सकती। मतलब ये भी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि सर एफसी के तो आपने मुझे समझाया था कि अगर M20 लिखा इसका मतलब 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, और वो 20 क्या है सर? एफसी के। सर M50 लिखा तो सर एफसी के 50 है। सर M60 लिखा, 60 लिखा तो 60 है। सर M70 लिखा तो 70 है। सर M100 तक तो अभी आईएएस कोड बोल रहा है तो 100 तक तो है ही नहीं। सर M आपका नाम लिखा तो यस एफसी के आपका नाम होगा। तो कैपिटल M के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में रहेगा, आपका नाम भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करके चल रहा हूं, उसको मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द 28 days ऑन द 150 mm by 150 mm by 150 mm क्यूब, या 150 mm क्यूब भी लगा दोगे, ठीक है। तो हाँ सर, तो एफसी के तो सर कांस्टेंट वैल्यू और मैंने मान लिया। सर इसके बाद पेज नंबर 70 में मैं गया था और मैंने पिछली क्लास में एक्सयू मैक्स अपॉन डी को ड्राइव किया था, बिल्कुल किया था बेटा। तो सर क्या एक्सयू मैक्स अपॉन डी डिपेंड करेगी किस पे बेटा? सर एक्सयू मैक्स अपॉन डी डिपेंड करेगी ग्रेड ऑफ स्टील पे, एफवाई पे, करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर पेज नंबर 70 याद तो नहीं आ रहा सर, आप तो बेवकूफ बना रहे हो। अरे बेटा पेज नंबर 70 खोल के देख। खोल के देखा सर पेज नंबर 70 पे सर 23 पता नहीं फिगर बना बेटा, उसी के नीचे नोट देख, नोट में देखा तो एफवाई तो सर पक्का है। वो तो क्वेश्चन में ही बोलेगा कि भाई तुम्हें माइल्ड स्टील से यूज करना है कि तुम्हें 415 यूज करना है या 500 यूज करना है। और अगर सर क्वेश्चन पे नहीं भी बोलता तो क्वेश्चन पेपर के टॉप पे लिख देता कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज नॉट गिवन देन टेक M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इफ ग्रेड ऑफ स्टील इज नॉट गिवन देन यूज HYSD Fe 415 स्टील। तो सर नहीं भी लिखा होगा तो वहां लिखा होगा। बस सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी तक मैंने जो इतनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की थ्योरी पढ़ी थी, नहीं भी याद रहे तो सर एक्सपोजर कंडीशन थी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। हाँ थी, तो ये जिसने स्टार्ट से क्लास पढ़ी उसके लिए थी सर, जिसने कंक्रीट नहीं पढ़ा वो क्या करेगा? कोई बात नहीं, अपन एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। नहीं सर हमें तो अभी सीखना है, तो कोई बात नहीं बेटा। आईएएस कोड का पेज नंबर 18 खोलना पहले, आईएएस कोड का पेज नंबर 18 खोलना पहली फुर्सत में फटाक से। जैसे ही सर मैं पेज नंबर 18 खोलता हूं क्या दिखेगा सर? आप तो जबरन को हल्ला मचाते रहते, ये खोलो वो खोलो, है भी कुछ क्या? देख लो बेटा। तो सर हम पेज नंबर 18 खोल के देख तो रहे हैं, देख लेते खोल रहा है। हाँ सर पेज नंबर 18 तो खोला, उस पर बेटे टेबल नंबर 3 देखना। हाँ सर टेबल नंबर 3 देखी। सर उस पर एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन लिखी है, हाउ लिखी है सर।
सर ये तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम लिखी है, और उसके सामने लिख दिया कि अगर समुद्र हो तो क्या होगा, अगर आपका कोई टापू हो तो क्या होगा, कोई समुद्री तल होगा तो क्या होगा, कोई वाटर स्ट्रक्चर होगा तो कौन सा एक्सपोजर कंडीशन होगी। हाँ तो सर आप तो बेवकूफ बना रहे हैं, यहां कहां ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ गई बेटा, एक्सपोजर कंडीशन तो पढ़ ले। आओ सर, तो टेबल नंबर 3 से एक्सपोजर कंडीशन मिलेगी जिससे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, सर मुझे तो नहीं मिला, मत मिलने दे, पर तुझे टेबल नंबर 3 से इन्वायरमेंटल की एक्सपोजर कंडीशन तो मिल गई। हाँ सर बिल्कुल मिल गई। सर अभी तो आप कह रहे थे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि जहां भी नहीं है वहां M20 यूज कर लो। अरे लिखा तो होगा बेटा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पे घुमाने के लिए एक्सपोजर कंडीशन लिख देता है और हम तो ठोक आते हैं M20, तो लफड़ा हो जाएगा। जब तक तो लफड़ा नहीं होगा जब तक माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज हो गई, जैसे इतनी सारी कंडीशन लिखी सर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, तो सर जब इतनी कंडीशन लिखी इसमें तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिख ही नहीं रहा। सर आप पेज नंबर 18 का नाम क्यों ले रहे थे? अरे बेटा पेज नंबर 18 से खाली इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहा था कि अगर सी वाटर होगा तो कैसा होगा, कौन होगा तो कैसा होगा, ये हमने कंक्रीट की थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ लो, जिसने ऐप ले ली उसको मिल जाएगा, जिसके डेमो लेक्चर हैं उसको क्या होगा, वो पहले नॉर्मल पढ़ ले, ये सब इसी पेज से पढ़ ले, फिर जब मन हो जाए तो ऐप से लेक्चर खरीदे और फिर जो पूरा बेसिक स्टार्ट से पढ़ा है वहां से पढ़ ले। तो जिसको डेमो लेक्चर मिल रहा है वो ऐसे देख ले। तो सर पेज नंबर 18 से मेरा काम चल गया क्या? सर 10% चला, अभी तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा, फिर पेज नंबर 20 खोल लेना। हाँ सर, पेज नंबर 20 में टेबल नंबर 5 देखना। हाँ सर, क्या दिख रहा? सर बहुत बड़ी सी टेबल है, अजीब अजीब सी दिख रही। हाँ भाई दिखने दो। सर उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर दिख रहा है, लेकिन सर उसके आगे तो प्लेन कंक्रीट लिखा। अरे बेटा और आगे सर रेनफोर्स कंक्रीट लिखा। हाँ मतलब आरसीसी। सर हम क्या पढ़ रहे हैं? आरसीसी। तो सर अभी हमारा दिमाग और हमारा ध्यान केवल कहां और कहां होना चाहिए? आरसीसी में होना चाहिए। हाँ सर, तो पेज नंबर 18 से एक्सपोजर कंडीशन पढ़ी कि कभी मेरी मर्जी हुई कि मैं जाके वहां साउथ में समुद्र के किनारे डिजाइन कर रहा हूं, किसी टापू में डिजाइन कर रहा हूं, किसी सी पे डिजाइन कर रहा हूं, किसी ओशन में डिजाइन कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में एक्सपोजर इन्वायरमेंटल कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर मेरे को टापू शहर और सब पता चल गया, मैंने पेज नंबर 18 से पढ़ लिया कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं पेज नंबर 20 पे चला जाऊंगा। सर हाँ सर चला गया। सर पेज नंबर 20 पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा है। सर प्लेन कंक्रीट लिखा है। हाँ सर, वो हमें यूज नहीं करना, हम तो आरसीसी डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो रेनफोर्स कंक्रीट देखेंगे। हाँ सर, सर उसमें लिखा हुआ है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है डिजाइनिंग के लिए काम आएगा। सर उसमें लिखा है मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। हाँ बेटा वो भी काम आता है डिजाइनिंग के। तो सर हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, और आगे जाओ, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा है, तो सर जहां माइल्ड लिखा है इसका मतलब M20, सर जहां मॉडरेट लिखा है इसका मतलब M25, सर जहां सीवियर लिखा है इसका मतलब M30, और सर जहां वेरी सीवियर लिखा उसका मतलब M35, और सर जहां एक्सट्रीम लिखा वहां सर M40। इसका मतलब सर किसी क्वेश्चन पे गलती से भी एक्सपोजर कंडीशन या एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है तो मन से M20 नहीं ठोकना है। तब हमें पेज नंबर 18 से एक्सपोजर कंडीशन के बारे में पढ़ना है, टाइम है तो ठीक है, और नहीं तो आगे जाके सर हमें पेज नंबर 20 से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें पढ़ लेना है। सर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें मिल जाएगी बड़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है, आंखें खोल के चौकन्ना होके रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्लियर करना है। इसका मतलब सर माइल्ड M20 से चालू होगा, 5-5 बढ़ा देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, माइल्ड के बाद आती है मॉडरेट, मॉडरेट में M25, मॉडरेट के बाद आती है सीवियर तो M30, वेरी सीवियर तो M35 और एक्सट्रीम तो M40। तो सर पेज नंबर 20 से मेरा काम चल जाएगा। तो एक्सपोजर कंडीशन के बारे में क्यों बताया? क्योंकि ये एफसी को सर आप कह रहे हो कांस्टेंट वैल्यू एक, लिमिटेड वैल्यू एक, पर्टिकुलर डेजिनेटेड वैल्यू है। यस डेजिनेटेड वैल्यू है, क्वेश्चन में दी होगी, नहीं भी दी होगी तो एक्सपोजर कंडीशन में दी होगी। सर
एक्सयू मैक्स अपॉन डी। हाँ, तो हमने रेइंफोर्समेंट स्टील क्योंकि पढ़ना ही है, तो उसपे हमने पढ़ा था कि साहब टीएमटी बार यूज हो रही है, एचवाईएसडी बार यूज हो रही है, सीआरएस बार भी यूज होने, सीआरसी बार भी यूज होने लगी है, ठीक है, करोजन रेजिस्टेंट स्टील बार, सीआरएस स्टील बार, तो वो सीआरएस भी यूज होने लगी है। पर अभी तो हमारे लिए सर एक्सयू मैक्स अपॉन डी केवल एचवाईएसडी या माइल्ड स्टील होगी। यस, तो सर माइल्ड स्टील के लिए पेज नंबर 70 पे नोट पे हमने पढ़ लिया था कि एक्सयू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू 0.53 होगी, एफई 415 के लिए 0.48 होगी और एफई 500 के लिए सर 0.46 होगी। तो सर ये भी तो डिपेंड कर रही है एफवाई पे, मतलब सर ये तो आप निकाल सकते हो, ये भी एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है। बिल्कुल बेटा, तो सर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मतलब एक ना एक कांस्टेंट ही हुआ सर। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू सर मेरी कांस्टेंट हुई और इस कांस्टेंट को सर मैंने आर यू से शो कर दिया। कोई किताब आर यू लिखती, कोई किताब क्यू लिखती, है ना। इसका मतलब कि सर मैं इस mu लिम को क्या आर यू बी डी स्क्वायर भी लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। तो mu लिम इक्वल टू आर यू बी डी स्क्वायर, ये आपका हो गया लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सर बढ़िया है सर, ये इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? बेटा करना है तो करो, नहीं तो आईएएस कोड के पेज नंबर 96 पे फिर चले जाना। आईएएस कोड के पेज नंबर 96 पे फिर चले जाना। आओ सर चलेगा, आप कह रहे हैं तो मान लिए, मानना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं। सर मान लिए, सर मान लिए तो सर आप कुछ नहीं करिएगा, सर पेज नंबर 96 पे आप जाइएगा और क्लॉज सी पढ़ लीजिएगा। सर पेज नंबर 96 आपके कहने में हमने मान लिया, जी का 1.1 का सी भी पढ़ लिया और कौन से कोड से पढ़ लिया सर? आईएएस कोड 456/2000 से पढ़ लिया। तो सर मुझे वहां क्या दिख रहा है? तो सर मुझे देखूं, मैं नजर मिलाऊं उससे और इसको मिलाऊं तो 0.36 दिख रहा है, एक्सयू मैक्स अपॉन डी दिख रहा है सर, 1 - 0.42 एक्सयू मैक्स अपॉन डी दिख रहा है सर, एफसी के नहीं दिख रहा। अरे आगे तो देख, तो सर आगे बी डी स्क्वायर के इंटू एफ सी के लिखा है। इसका मतलब सर अगर मैं थोड़ा यहां से वहां भटक जाऊं तो मैं पेज नंबर 96 से यहां तक आ सकता हूं। सर ये तो आपने बता दिया। अब ये आर यू एक नई बीमारी आपने मुझे नहीं बता दी है। हाँ बेटा बता दी है। तो सर ये आर यू किस पे डिपेंड करेगी? तो आर यू आपके कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज डिपेंड अपॉन, किस पे बेटा? विच इज डिपेंड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रेइंफोर्समेंट, दैट इज नथिंग बट एफवाई सर। बिल्कुल, इसका मतलब सर अभी हम और कुछ भी करेंगे। यस, हम इस एफवाई की वैल्यू भी ड्राइव कर लेंगे। तो यहां तक लिखिए बेटा। तो मतलब सर अब ये आर यू की वैल्यू के लिए और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो करते हैं बेटा। आर यू की वैल्यू के लिए क्या करना है? जब सब कुछ मालूम है तो टेंशन लेना क्यों है? हमें तो एक इक्वेशन मिल गई है ना, हमें तो एक इक्वेशन मिल गई, वो इक्वेशन से ही हम काम चला लेंगे। कैसे चला लेंगे सर? आपकी मर्जी, चलाओ नहीं चलाओ। ये लो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर बी डाल दी, ठीक है। तो आर यू इक्वल टू कितना हो रहा है सर उस हिसाब से? तो आर यू इक्वल टू बेटा आपका हो रहा है 0.36 एफ सी के एक्सयू मैक्स अपॉन डी इंटू 1 - 0.42 इंटू एक्सयू मैक्स अपॉन डी। ऐसा हो रहा है क्या सर? हाँ हो रहा है। अब क्या करना है बेटा? मुझे मालूम है, फॉर फर्स्ट लिखता हूं माइल्ड स्टील। यहां चाहो तो आप आर यू को यही लिख दो कि आर यू इज नथिंग बट 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्सयू मैक्स अपॉन डी 1 - 0.42 इंटू एक्सयू मैक्स अपॉन डी। यही लिखना है।
तो लिख देते हैं। तो फॉर माइल्ड स्टील इसका मतलब Fe 250, इसका मतलब Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और पेज नंबर 70 पे जब मैं जाऊंगा तो पेज नंबर 70 पे मुझे जाने पे XU मैक्स अपॉन डी की वैल्यू इसके लिए मिल जाएगी 0.53। इस इक्वेशन को क्या मैं सर सी नाम लिख दूं? तो पुट इन सी कर दो बेटा। इक्वेशन सी में जब मैं पुट करता हूं तो आर यू इक्वल टू 0.36, एक्सयू मैक्स की वैल्यू बताओ बेटा 0.53, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53 डी इंटू ये बच्चा एफसी का यहां लिख दिया। तो कैलकुलेटर 3 पे फिक्स है, सॉल्व करता हूं 0.36 इंटू 0.53 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53 ब्रैकेट बंद। तो सर ये 0.148 एफसी के आ रहा है, तो आने दो ना बेटा, ये वैल्यू नहीं मिलेगी कहीं, ये अपने को याद ही रखनी है। तो याद रखने के लिए मैंने तरीका बता दिया कैसे करना, ठीक है। सिमिलरली, कौन सा लल्ली? सिमिलरली HY/SD FE 415 के लिए बात करो। इसका मतलब सर FY की जगह 415 ना? हाँ बेटा 415। सर इसको पुट कर दूं और पेज नंबर 70 पे जाऊंगा मैं। और पेज नंबर 70 किसका बेटा? मेरे घर का नहीं, कॉपी का नहीं, IAS कोड 456-2000। तो कभी मैं लिखना भूल जाऊं तो समझ जाना उतना ही। IAS कोड 456-2000 कितनी वैल्यू है बेटा? सर 0.48 है। वैसे तो ड्राइव करिए, लेकिन हम ऐसा ना हो गलती से मिसमैच कर दे, इसलिए हम पेज नंबर 70 खोल के देखेंगे। FE 415 के लिए तो इतना ही होगा। तो सर क्या RU इक्वल टू 0.36 इंटू फिर यहां पॉइंट कितना रख दे इस इक्वेशन में? इसको लिख दे पुट इन इक्वेशन नंबर C। तो क्या सर 0.36 इंटू, सर इसको काम करता हूं ना, FC को यहां कर देता हूं तो ज्यादा बार बार का झंझट खत्म। 0.36 इंटू XU मैक्स की वैल्यू कितनी? तो सर XU मैक्स की वैल्यू है मेरे पास 0.48, अच्छी बात है बेटा, इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, ओके बेटा, इंटू FC के क्या सर? बिल्कुल, चेक करो कितना हो रहा। तो सर 0.36 इंटू 0.48, सर ब्रैकेट बंद किया, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, ओके बेटा। तो सर ये तो आ गई कितनी? 0.138 FC की आ गई सर। वाह, बात है तुम्हारी राजा बेटा, तुम्हें समझ सब पता है कि क्या आ गई। तो सर अब क्या है, जैसे HY/SD आपने FE 415 बोला, क्या मैं HY/SD FE 500 के लिए बात कर लूं? तो मैंने बोला सिमिलरली HY/SD FE 500। इट मीन सर क्या FY मतलब यील्ड स्ट्रेंथ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी सर। यस। पेज नंबर 70 पे जाऊंगा सर। यस। IAS कोड 456 में जाऊंगा सर। यस। 2000 वर्जन होगा उसका सर। तो XU मैक्स अपॉन डी की जो वैल्यू रहेगी सर, वो इसके लिए सर मैंने वैसे तो ड्राइव भी करी है 0.46, लेकिन तब भी मुझे डर है तो मैंने IAS कोड से देखा और वो इतनी है। सर क्या इसको पुट कर दूं इक्वेशन सी में? यस। तो सर इक्वेशन नंबर सी में मैं इसको पुट कर देता हूं और जो रिजल्ट आता है वो लिख देता हूं। तो सर मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये RU इक्वल टू 0.36, ओके सर। XU मैक्स अपॉन डी की वैल्यू 0.46, वेरी ओके सर। 1 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स सर कितना? 0.46, तो ओके सर। और कुछ तो नहीं, इंटू कौन सर? FC के। तो सर 0.36 इंटू 0.46 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46। तो सर ये पॉइंट जब आप देखेंगे कैलकुलेटर तो सर ये 0.133 FC के आ रही है सर। जिसका फिक्स होगा उसका थोड़ा सा अलग आएगा, वो ज्यादा जाएगा, लेकिन आप क्योंकि वो जब देखोगे 4 में खोल के तो 0.113333 है, तो सर 0.133 आएगा। इसका मतलब कि सर ये वैल्यू तो आपको IAS कोड में नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये भी याद रखना। तो सर ये क्या मुझे याद करनी पड़ेगी? देखो भाई तरीके दोनों बता दिए हैं आपको ड्राइव करके, वैसे याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। जितनी वैल्यू IAS कोड में वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं। तो अब बस कुछ नहीं सर, ग्रेड ऑफ स्टील जो होगा उसी से मुझे RU कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ
रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मैंने ड्राइव करी है वो याद कर सकता हूं। तो मैंने अगर बोला Fe 250, इसका मतलब Fy 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए सर कितनी वैल्यू सर 0.184 FC के सर अभी ड्राइव करी सर, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा। ओके सर Fe 415, इसका मतलब Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या सर, बिल्कुल। तो कितनी सर 0.138 FC के। ओके सर, और Fe 500 सर, तो Fy इक्वल टू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या सर, बिल्कुल बेटा। तो ये क्या सर 0.133 FC के लिख दूं, बिल्कुल। तो इसको लिख लीजिए यहां तक। एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है वो तो क्या सर, इसी टेबल में बेटा एक्स मैक्स अपन डी की वैल्यू लिख दो ना, तो कंपैरिजन में याद भी हो जाएगी। बाकी तो आईएएस कोड के पेज नंबर 70 पे आपको दिखी जाएगी। डायरेक्ट याद करना हो डायरेक्ट कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं, आप वैसे भी याद कर सकते हो। ये वैल्यू तब भी आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, कोड से है। लेकिन ये बेटा या तो ड्राइव करना है या याद करना। ठीक है, अंग्रेजी में टू बी रिमेंबर नॉट रिमेंबर ऐसे लिख सकते हो, यहां तक लिखो। तो ये हो गया 0.148 FC के, जबकि आपका एक्सएमएक्स अपन डी की वैल्यू 0.53 पेज नंबर 70 से मिल जाएगी। ड्राइव भी की है। Fe 415 के लिए 0.48 और ये 0.138 और Fe 500 के लिए 0.46 0.133। ठीक, एक परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए भी कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेता है, परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए भी कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेता है। तो वो परसेंटेज ऑफ स्टील का डेरिवेशन कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए भी डेरिवेशन पूछ लेता है कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें आना चाहिए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको आगे न्यूमेरिकल्स पार्ट में लगेगा। तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं उसकी, तो वो हमें करना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। अभी ये नहीं किया हमारी कि किसी स्टील रेनफोर्समेंट सेक्शन पे एटलीस्ट कितना परसेंटेज ऑफ स्टील डलना चाहिए, है ना, लिमिटिंग उसकी क्या है, मिनिमम क्या वैल्यू, वो देखते हैं। तो मैंने ना कुछ नहीं करता हूं, मैंने बोला मुझे मालूम है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी सर, एक्सी अपॉन डी 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK B इंटू डी। अगर सर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो पेज नंबर 96 क्लॉज नंबर G 1.1 का A किसके लिए, आईएएस कोड 456 2000 के लिए। ठीक, हाँ सर ये तो याद ही है, नहीं तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अगर सर ये बैलेंस सेक्शन हो जाए फिर, क्योंकि हम तो लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर ये बैलेंस सेक्शन हो जाए, ऐसा सेक्शन जिसपे एक्सयू बराबर हो जाएगा एक्सयू मैक्स के, तो उस केस पे क्या होगा सर, कुछ नहीं बेटा, एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स लिख देना, और क्या होगा, और ये डी हो जाएगा, ये 0.87 0.36 ये Fy ये FCK ये AST अपॉन BD। ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर सर ऐसा हो जाएगा। अब मैं देखूं तो जब मैं 0.87 अपॉन 0.86 को सॉल्व करता हूं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करके देखिए। 0.87 अपॉन पॉइंट डिवाइड करके देख लीजिए, 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36 2.417। तो ये हो गया मेरा एक्सयू मैक्स अपॉन डी। एक काम करिए, वैसा रख दीजिए, इसको मैंने लिखा, मेरे को यहां से परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए, तो ये मेरा एरिया
तो AST अपॉन BD को मैं यहीं रहने दूं, बाकी सबको यहां ले आऊं, तो ये मेरा हो जाएगा 0.36 अपॉन 0.87, पलट गया। FC के चला जाएगा मेरा ऊपर और FY आ जाएगा नीचे, FC के चला जाएगा मेरा ऊपर, FY आ जाएगा नीचे, इंटू XU मैक्स अपॉन D सर, बिल्कुल, इक्वल टू क्या सर, AST अपॉन BD। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो सर 0.36 डिवाइडेड बाय 0.87 इज नथिंग बट 0.414 इंटू FCK अपॉन FY इंटू XU मैक्स अपॉन D सर, ओके, इक्वल टू AST अपॉन BD। तो ये तो आपका एरिया हो गया, ये सेक्शन हो गया, तो ये एरिया का पार्ट तो कर रहा है AST अपॉन BD से। अगर मैं देखता हूं XU मैक्स अपॉन D कांस्टेंट वैल्यू, FCK और FY क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.414, सब कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ही इसको मैं बोल दूं कि PT परसेंटेज ऑफ स्टील AST अपॉन BD अगर हो गया, ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा PT इक्वल टू 0.414 FCK अपॉन FY इंटू XU मैक्स अपॉन D इंटू कुछ नहीं, ये हुआ 0.414 FCK अपॉन FY XU मैक्स अपॉन D इक्वल टू PT। और यही PT मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख दूं परसेंटेज ऑफ स्टील PT, और क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू पे बात कर रहा है तो PT लिम इक्वल टू परसेंटेज के लिए हो जाएगा AST अपॉन BD, क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 इक्वल टू 0.414 इंटू FCK अपॉन FY इंटू XU मैक्स अपॉन D इंटू 100। तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टील आपसे मांगता है, अगर परसेंटेज ऑफ स्टील आपसे मांगता है तो परसेंटेज ऑफ स्टील का आपका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील PT इक्वल टू 0.414 FCK अपॉन FY XU मैक्स अपॉन D, है ना, इंटू 100। तो इस रिलेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे ग्रेड ऑफ कंक्रीट मालूम है या एक्सपोजर कंडीशन मालूम है तो मैं FCK की वैल्यू मालूम, मुझे अगर FY मालूम है, मतलब कौन सा स्टील यूज करना है वो मालूम है, तो XU मैक्स अपॉन D तो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन FY पे। तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो परसेंटेज ऑफ स्टील यहां से मिल जाएगा। तो कभी कभी परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए डेरिवेशन ड्राइव करने को बोलता है, तो यहां तक करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक रहेगी, क्योंकि हम वहां डिफाइन करेंगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कौन सा है, या अंडर रेनफोर्स सेक्शन कौन सा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन कौन सा है, या डबली रेनफोर्स सेक्शन कौन सा है। बैलेंस सेक्शन तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो बैलेंस सेक्शन तो बैलेंस सेक्शन की तरह है। और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए न्यूमेरिकल भी लगाना चालू करेंगे। तो यहां तक आज से पहले वाली क्लास और आज और उससे पहली, मतलब अभी से 3 क्लास तक का बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। यही आपको आरसीसी के इंटर अंदर ला रहा है। बाकी प्रॉपर्टी थ्योरी का पार्ट था, उसमें एक्सपोजर कंडीशन आपकी मेन थी। तो यहां मैं नोट के लिए आपको केवल एक बार एक्सपोजर कंडीशन लिखा दे रहा हूं, एक्सपोजर कंडीशन लिखा दे रहा हूं, जिससे आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता हो, ताकि कभी जरूरत पड़े मिनिमम, है ना। बाकी तो मैंने स्टार्ट में जब आपको पढ़ाया हुआ है कंक्रीट, तो कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करी। तो मिनिमम ग्रेड, तो मेरा एक्सपोजर कंडीशन क्या क्या होगा उसके हिसाब से मैं बात कर लूंगा, क्योंकि पेपर में एक्सपोजर कंडीशन अगर दे दी तो पहली एक्सपोजर कंडीशन होगी माइल्ड के लिए, और मैं केवल ये आरसीसी के लिए बात कर रहा हूं, पीसीसी के लिए बात नहीं कर रहा। तो M20 से चालू हो जाती है, फिर तो क्या है 25, 30, 35 और 40। तो माइल्ड, दूसरा होगा मॉडरेट, तीसरा सीवियर, चौथा
वेरी सीवियर, पांचवा एक्सट्रीम। तो ये एक्सपोजर कंडीशन अगर लिख दे इसका मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये है, और यही ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसका मतलब आपका एफसी के सेम हो जाएगा 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए रिवाइज करा दिया क्योंकि जिसने अभी तक कंक्रीट की प्रॉपर्टी, क्योंकि 3-4 क्लासें हैं तो आदमी थ्योरी के नाम से वैसे ही भगता है, इसलिए वो नहीं पढ़ी, तो एटलीस्ट ये काम की चीज आप पढ़ लें। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि पहले यूनिट में जो थ्योरी वाली पार्ट है वो तो कोई भी रट लेता है, जो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो मेन पार्ट है। तो याद रखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया कि स्ट्रेस ब्लॉक में क्या क्या स्ट्रेस आ रही थी कंक्रीट के, स्टील में क्या आ रही थी, टोटल कंप्रेसिव फोर्स पढ़ लिया 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो पेज नंबर 69 पे जाना, वहां पे लिखा रहेगा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 एफसी के एक्सयू, और हम बोलेंगे बाहुबली तो इंटू बी। ठीक है। दूसरा हमने बोला टोटल, उसके लिए बात करी टेंसाइल स्ट्रेस तो 0.87 एफ स्ट्रेस होती है अजम्पशन के हिसाब से, और हम पूरी आरसीसी पढ़ रहे हैं स्टील के लिए, तो स्टील का एरिया एएसटी तो 0.87 एफ इंटू एएसटी, दोनों को बराबर कर दिया, एक्सयू की वैल्यू निकाल ली, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बाद हमने और क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए पहले हमें पता चलना चाहिए कि देखो जो सर्कल है, सर्कल का तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, उसका सेंटर, तो वहां पे तो ट्यूब लग जाएगा, लेकिन कंक्रीट एक बड़ा पार्ट था क्योंकि उस पे एक पार्ट उसका मे बी हमने जैसे अजम्पशन पढ़ा था कि कंक्रीट रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, और कंक्रीट पे जो स्ट्रेस आएगी मे बी रेक्टेंगल, ट्रिपोजॉइडल, पैराबोलिक और एनी शेप या ट्रायंगल हो सकता है। तो वो ट्रायंगल प्रैक्टिकल के हिसाब से जो मोस्ट कॉमनली आया वो आया ऊपर रेक्टेंगल और फिर नीचे पैराबोलिक, तो उसके हिसाब से उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है फोर्स का वो निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से, इसलिए हमने वाई बार निकाला टॉप फाइबर से 0.42 एक्सयू। याद नहीं रहे कोई बात नहीं, आईएएस कोड के पेज नंबर 69 पे अजम्पशन नंबर सी पे आपको नोट लिखा होगा, नोट पे पहले ही लिखा होगा या दूसरा लिखा होगा कि डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.42 एक्सयू। आपने बोला इफेक्टिव मतलब बार के सेंटर से लेके टॉप ऑफ फाइबर तक की डिस्टेंस हो गई स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ उसमें से 0.42 एक्सयू घटा दिया, तो टोटल कंप्रेसिव और टोटल टेंसाइल फोर्स की बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं लीवर आर्म। कई किताब उसको जेड से शो करती, कई किताब जेडी से शो करती। तो लीवर आर्म होता है आपका, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टोटल कंप्रेसिव एंड टोटल टेंसाइल फोर्स, उसी से घूम के मूवमेंट बनता है, तो वो आपकी हो गई डी माइनस 0.42 एक्सयू। मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सी यू इंटू लीवर आर्म, और आपका हो जाएगा 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू। वैसे टेंशन के लिए हो जाएगा 0.87 एफ बाई एएसटी इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू। उसके बाद लिमिटिंग की बात करी, कोई बैलेंस सेक्शन होगा तो एक्सयू बराबर होगा एक्सयू मैक्स के, वहां वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये सब पिछली क्लास में, इसलिए आराम से देख लेना, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ केवल। ठीक है। तो वो आपने वहां से कर ली कि एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स रख लोगे तो एमयूएलएम इक्वल टू 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू मैक्स, और वहां से मैंने एक्सयू मैक्स को एक रिलेट करके पूरे कांस्टेंट के टर्म में कन्वर्ट किया, तो फाइनल रिलेशन आया मेरा 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू मैक्स अपॉन डी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वायर। और वहां मेरा एक्सयू मैक्स अपॉन डी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे, एफसी के डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पे या क्वेश्चन पे दिया होगा, इट मींस वो पूरा की पूरा एक कांस्टेंट है जिसको मैंने बोल दिया आर यू, इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू इक्वल टू आर यू बी डी स्क्वायर। आर यू आपका क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस 0.36 एफसी के एक्सयू मैक्स अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स अपॉन डी पे वैल्यू पुट करी एक एक करके, एफ वाई की जगह 415 और ये सब, तो वहां से मुझे वैल्यू मिली कि अगर मेरा एफई 250 होगा तो 0.148 एफसी के, अगर मेरा एफई 415 होगा तो 0.4138 एफसी के, और अगर मेरा एफई 500 होगा तो 0.133 एफसी के। उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करी तो पीटी को मैंने एक्सयू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू 0.87 एफ वाई है ना, 0.87 एफ बाई एएसटी अपॉन 0.36 एफसी के बीडी। नहीं याद हो तो पेज नंबर 96 क्रॉस जी 1.1 के ए पे देख लेना, फॉर्मूला दिख जाएगा। बैलेंस सेक्शन है तो एक्सयू बराबर होगा एक्सयू मैक्स के, वहां पे आपने क्या कर दिया एक्सयू मैक्स से कन्वर्ट किया, और यहां देखा 0.87 एफ बाई अपॉन एफसी के एएसटी अपॉन बीडी, एएसटी अपॉन बीडी में 100 से इंटू कर दिया, ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील कहलाएगा, उसको डिवाइड किया तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला आ जाएगा 0.414 एफसी के अपॉन एफ बाई एक्सयू मैक्स अपॉन डी। एक्सयू मैक्स डिपेंड करता है एफ बाई पे। तो इतनी कहानी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास
क्लास में सिंगली रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, डबली रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में ट्रीट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।